हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अभी जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या एक तरीके से हम बात करें जो नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो हमारे नेचर के अंदर जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर हमारा सर्वाइवल किस तरीके से डिपेंडेंट है और हमारा पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, हमारी जो नेचर है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके अलावा हम बात करें वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किन से जुड़ी हुई है, हमारे फॉरेस्ट के साथ हमें जुड़ी हुई है। और हम बात करें हमारे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को लेकर के, तो टाइम टू टाइम बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह भी हुए। मैंने आप लोगों को पिछली बार पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, लाइक मैं बात करूं चिपको मूवमेंट से रिलेटेड, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, ठीक है, जिन्होंने जो साल ट्री था उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में क्या करा था, डैमेज पहुंचाया था। तो उस डैमेज को भी हम लोगों ने जो है देखा था कि किस तरीके से पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज हो रहे हैं तो किस तरीके से टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट आंदोलन हुए, उन आंदोलन के द्वारा हमने क्या किया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो एक तरीके से हम कहेंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया और इन सीटू और एक्स सीटू के जरिए किस तरीके से आज हमें नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, इसके अलावा हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, या मैं एक तरीके से बात कह सकता हूं कि आंदोलन के जरिए भी हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया है और उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया है। प्लस इसके अलावा हम आज देखने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन जरूर यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में समझना है, जो कि मैं आप लोगों को इससे पहले वाले प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें मैंने आप लोगों को क्लियर किया है और डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो वाटर है वो हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं और जो डैम वगैरह बन रहे हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता होगा तो कितना नुकसान ट्री वगैरह को या फॉरेस्ट वगैरह को होता होगा, या हम एक तरीके से कहें जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से इनका डैमेज हो रहा है और उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ दिए हुए हैं इन पाथ को आप लोगों को फॉलो करना होगा। जैसे ही आप इन पाथ को फॉलो करते हैं तो होता क्या है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप 9th क्लास की अगर 10th क्लास की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास में बना हुआ है t.me/ttb 010, आप जैसे इस बात को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर और मैं बात करूँ डीपीपीस के बारे में और मैं बात करूँ नोट्स वगैरह के बारे में,
तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त कर सकते हो। आप लोगों को बस सिंपल सा काम ये करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के आप लोगों को टेलीग्राम जो डाउनलोड कर लेना होगा और हमारा जो पाथ है आपको फॉलो करना है और अपना स्टडी मटेरियल इजीली एक्सेस कर लेना है, वो भी बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और भी ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना है, बहुत ही प्यारा, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बात बता देता हूँ आपको। ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के बारे में, तो ये सब आप लोगों को इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप मेरी बात को समझिएगा, वो ये कि आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। प्राइस डिटेल वाले पेज पे आप जैसे ही आते हैं तो होता क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारा ऑफर मिलेगा, वो है 30% डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट लेने की अभिलाषा हम सबके मन में होती है, ये महत्वाकांक्षा हमारे सबके मन में होती है। आपको करना क्या होगा, सिंपल सी बात, वो ये कि आपको मेरा कोड अप्लाई कर देना है, जो कि है VR लाइव। अब जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब आप लोगों को 3000 का डायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड को अप्लाई करने से। जैसे ही आप 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे तो कहने का मतलब जो आप लोगों के पास में पेबल अमाउंट है वो है ओनली 7,000 रुपीज़ में आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब बाय पैकेज पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो पेमेंट मोड पे आ जाएंगे, और पेमेंट मोड पे आने के बाद में आप ये जो 7,000 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार क्रेडिट कार्ड से, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे आप नेट बैंकिंग से, चाहे वॉलेट के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि किसी न किसी तरह के कोई टेक्निकल इश्यूज़ हो सकता है किसी न किसी तरह के आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कोई क्वेरी हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम कि आपको अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठा करके यहाँ पे जो आपको नंबर दिए हुए 9549041111, यहाँ पे आप लोगों को कॉल कर देना है, और कॉल करने के बाद में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको पूछना है, आप इजीली यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों की एक बहुत ही प्यारी शुरुआत की है, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के जरिए आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पे, हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है। और टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल डिफरेंट और नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो समझा है, जो पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमारे प्रीवियस क्लासेस से लिंक्ड है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। जब आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर एक चैप्टर देखा होगा जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, वहां पे यही चैप्टर थोड़ा सा विस्तृत रूप में आता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा रूप देख रहे हैं, वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज वगैरह होती हैं, ठीक है ना भाई, किस स्पीसीज को हमने एक्सटेंट में रखा हुआ है, किसको हमने एंडेंजर्ड पे रखा हुआ है, कौन सी विलुप्त होने की कगार पर है, कौन सी जो स्पीसीज है वो एक
टाइम के बाद में माइग्रेट होती है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरीके से बनती हैं कि जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीसीज का वजूद बना रहे इस दुनिया के अंदर, इस वजह से वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करती हैं। ये आप क्लास 8 में पढ़ करके आए हुए हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हर चीज नेचर ही करे। कुछ चीजें होती हैं जिनमें हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं आप लोगों से छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, इस चीज़ को समझा भी होगा। आज के टाइम पे अगर अपन देखें, आपने न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि जू वगैरह के अंदर जो बाघ वगैरह होते हैं या शेर वगैरह की अपन बात करें, लायन वगैरह, टाइगर वगैरह, चीता वगैरह जो हैं, इनके वगैरह में मैं इनके संदर्भ में आपसे बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम पे जो जू के अंदर वर्कर हैं या जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं या गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेती है जिसकी वजह से उन जू के एनिमल्स को वापस से फॉरेस्ट के अंदर या नेशनल पार्क्स वगैरह के अंदर या सेंचुरीज वगैरह के अंदर छोड़ दिया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ ये कि जू तो हमने एक आर्टिफिशियली तैयार किया हुआ है, वो एक सीमित दायरा है, एक सीमित जगह है, एक सीमित पर्टिकुलर जगह पे ही क्या कर सकता है, वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो धीरे धीरे उसकी बॉडी वीक होती चली जाती है और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होता है कि जो स्पीसीज वगैरह होती हैं वो विलुप्त होने की कगार पे आ जाती हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको देखा जाता है। इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा कि सरिस्का के अंदर, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सरिस्का के अंदर जो बाघ वगैरह होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। वो शावक के, उसने आज इतने शावक को जन्म दिया, ये तक इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। उनके शावक दिन ब दिन कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या दिया जा रहा है, एक प्राकृतिक वातावरण, कहने का मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उस हैबिटेट में जिसमें उनका उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनकी स्पीसीज में ग्रोथ हो। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी स्पीसीज में ग्रो करें, ताकि वो एक तरीके से डेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में ना आए। आज इन्हीं चीज़ों के हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है, और जब इंसान की अगर अपन बात करें, इंसान और ह्यूमन बींग्स की अपन बात करें, इन्होंने कैसे कैसे इसमें हेल्प की थी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल promise. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट इसको करिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. ठीक है, हो गया। तो आज जो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, कहीं ना कहीं आप इस वर्ड से बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस है। ठीक है, आप लोगों ने इस वर्ड को पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, डाइवर्सिटी। जब डाइवर्सिटी के आगे अगर बायोडाइवर्सिटी लिखा है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है, हम बात कर सकते हैं हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, वहां पे हमें एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे, वाटर एज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें वाटर के बारे में, हम खाने के बिना कुछ दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी के बिना मुझे नहीं लगता कि हम थोड़े पल के लिए भी सरवाइव कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं वाटर के बारे में, तो वाटर क्या है हमारे लिए, एक तरीके से एक एबायोटिक कंपोनेंट है। क्या है, एक तरीके से हमारे लिए क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो
एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास में कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मेथड, कहने का मतलब किस किस तरीके से मूवमेंट हुए उनको बारे में। इसके अलावा हम बात करें वाटर एज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो ये कि जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, हम बात करें कि आप लोगों को एक एग्जांपल है हमारे पास में अरावली फॉरेस्ट रेंज का, जो कि कहाँ पे आती है, मिदनापुर के अंदर आती है, जो कि मिदनापुर के अंदर आती है। यहाँ पे हुआ क्या कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स की अगर अपन बात करें तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा था कि जो साल है इसको डैमेज पहुंचा रहे थे। कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी जिसकी वजह से इन साल के जो पेड़ वगैरह हैं इनको क्या हो रहा था, इनको डैमेज हो रहा था। और बहुत महंगे पेड़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कुछ स्पीसीज इस तरीके से होती हैं या कुछ कम्युनिटी आज भी जंगलों के अंदर ही रहती हैं और जंगलों पे ही उनका गुजर बसर चलता है। ठीक है, उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर नेचर है तो हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं। तब उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया और किसी ना किसी तरीके से इनको बचाया। कहने का मतलब हम कह सकते हैं पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं पीपल का जो पार्टिसिपेशन है, कहने का मतलब उनका जो एक तरीके से आगे बढ़ चढ़ करके इसको मैनेज करने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रखता है। एज इट इज एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। हो गया। पार्टिसिपेशन बाय लोकल पीपल इज एसेंशियल टू एनी कंजर्वेशन एफर्ट। किसी, देखो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ऐसी बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर हो, कहीं पर अगर मान लीजिए पानी का भी नुकसान हो रहा है ना, तो उसमें भी ह्यूमन बींग को बोलना चाहिए कि यार अननेसेसरी पानी वगैरह वेस्ट नहीं करें। ठीक है, इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन पार्टिसिपेशन इन ऑफ associate with the community forestry which refers to forest management or co-management by the people living close to the forest as it is। कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, वो ये अमरावती देवी विश्नोई नेशनल अवार्ड। इसको मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा जोधपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खेजड़ी। ठीक है, जोधपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ी। इस खेजड़ी के अंदर लोग बाग जो हैं या यहाँ की ह्यूमन बींग की अगर अपन बात करें, यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में अपन बात करें, तो ये इतने ज़्यादा वन्य प्रेमी हैं, इतने ज़्यादा इनको जंगली जीव जंतुओं से लगाव है कि ये जानते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनकी पूजा वगैरह करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर ये हैं तो हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं। बात समझ में? आप लोगों को एक बहुत ही लेटेस्ट तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि क्या है कि जो अगर इससे जुड़ा हुआ जो एक फिनोमिना है, इससे जुड़ी हुई एक घटना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे जुड़ी हुई एक घटना ये है कि आप लोगों को पता होगा एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती जिसने गलती से यहाँ पे आकर के काले हिरण को मार दिया था, उसको जोधपुर के चक्कर काटने पड़ गए थे हर हालत में। चाहते बहुत कुछ हो सकता है, करप्शन हर जगह चलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये वो जगह है जहां पे एक पेड़ का, किसी भी एक पेड़ को तोड़ने का मतलब, जो मान लीजिए आपको जोधपुर कोर्ट के अंदर ले जाने वाली स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब यहाँ के राजा वगैरह को लकड़ी वगैरह की जरूरत हुई होगी तो उन्होंने यहाँ से पेड़ पौधे काटने के लिए अपने सेनापति को कहा होगा, ऐसा कहा जाता है। तो हुआ क्या कि वो बहुत सारे सेना को लेकर के यहाँ के, लेकिन यहाँ के लोग बागों ने ये पेड़ नहीं काटने दिए, और पेड़ नहीं काटने दिए तो इन्होंने क्या करा, पेड़ों से चिपक गए। ठीक है ना, अब जब पेड़ों से ये लोग चिपक गए तो इन्हों के साथ में
जब पेड़ तो कट ही रहे थे लेकिन इंसान भी कट गए। लगभग लगभग कहा जाता है कि 360 अराउंड 363 सॉरी 363 के अराउंड, मतलब लगभग लगभग 350 लोग जो थे उस टाइम पे मर गए थे। जब इसके बारे में वहाँ के शासक को पता चला होगा तो उन्होंने इस बारे में बोला कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये पूरा का पूरा जिसके सानिध्य में हुआ था, जिसके संरक्षण में हुआ था, वो थी अमृता देवी। ठीक है। और आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूं मैं, वो इससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने ये कहा था कि अगर इकोनॉमी को बचाना है हम लोगों को, या हमारी पृथ्वी को बचाना, हमारी अर्थ को बचाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारी नेचर का संरक्षण करना होगा। इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहने का मतलब यह है चिपको मूवमेंट जो रिलेटेड है एक तरीके से हक करने से रिलेटेड है, एक हिंदी वर्ड चिपको से रिलेटेड है। तो वही यहाँ पे देखते हैं, द नेम ऑफ मूवमेंट कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिपको विच मीन्स टू हग, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको पकड़ करके खड़े हो जाना। एज द विलेजर्स हग द ट्री प्रिवेंट फ्रॉम, कहने का मतलब इनको कटने से बचाना है, कॉन्ट्रैक्टर बाय द। ठीक है। अब जब इनको बचाया गया होगा तो सिंपल सी बात है, कुछ इंसान भी मरे होंगे। और एक ऐसा ही चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश के, कहां पे, अलकनंदा वैली में। और किसके सानिध्य में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के सानिध्य में हुआ था। अब मैं आप लोगों को जो चीज बताना चाहता हूं वो है अमृता देवी नेशनल अवार्ड। जब किसी भी सेक्टर के अंदर कोई अच्छा काम होता है, या हम कहें कि किसी भी फील्ड के अंदर कोई बढ़ चढ़ करके काम होता है जिससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा मिलता है, तो उसके लिए कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। उसी तरीके से जो अवार्ड मिलता है वो मिलता है अमृता देवी विश्नोई नेशनल अवार्ड। और ये किससे रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर आप किसी न किसी तरीके से मान लीजिए वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, किसी न किसी तरीके से पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं और वो दुनिया के लिए बहुत अहम है, तो पक्की बात है ये आपको भी क्या मिल सकता है, अमृता देवी विश्नोई नेशनल अवार्ड मिल सकता है। इस अवार्ड का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा अवार्ड नहीं होता है, बहुत बड़ा अवार्ड है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली तो गांव का नाम है, जोधपुर के अंदर है, राजस्थान में है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी जो ट्री है, इसकी पूजा होती है। मतलब है ना, है इसमें कांटे होते हैं, मतलब कहते हैं कि शब्द की इसमें कैटेगरी में लिया जाता है खेजड़ी को। इसमें कांटे होते हैं और इसकी जो है पूजा के लिए बहुत विशेष योगदान होता है, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लीजिए। चलें आगे, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहां पे जब हमने साल वृक्ष के बारे में बात करी, तो वहां पे भी ह्यूमंस का जो इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है ना, उनका पार्टिसिपेशन कितना अहम रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे राजस्थान में हमने देखा, यहाँ पे भी अमृता देवी के सानिध्य में हुआ। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो वहां पे भी सुंदरलाल बहुगुणा के सानिध्य में हुआ। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ है, इनको ही बचा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ करके आए हैं, लेकिन हम एक बार फटाफट से देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हम किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसकी सुरक्षा दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये कि हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। ऐसा नहीं कि हमने हमारे जानवर तो बहुत सारे पाल लिए लेकिन उनको हमने छोड़ दिया और ओवर ग्रेजिंग होगी। ओवर ग्रेजिंग होगी तो सिंपल सी बात है,
कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होगा ही होगा। जब हम हमारे घरों के अंदर किसी भी चीज़ को रखते हैं तो एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर सूटेबल मैनर के अंदर उसको रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया है, वो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, इम्प्लांटिंग फॉरेस्ट लाइंस, इसके अलावा हम बात करें फायर फाइट्स या और इसके अलावा हम बात करें फायर एक्सटिंग्विशर्स। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसको हम आगे और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्क्स वगैरह क्या होते हैं, सेंचुरीज वगैरह क्या होती हैं, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, कहने का मतलब जो स्पीसीज हैं, आज भी कई स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारे से अनभिज्ञ है, हमें पता तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कहीं ना कहीं सरवाइव कर रही है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टेक होल्डर, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं किस तरीके से हम जो है फॉरेस्ट वगैरह को बचा सकते हैं। एज इट इज एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेक होल्डर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, है ना, वो किस तरीके से हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके अगर कोई डैमेज है तो उनका इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, और इस तरीके से क्या हो रहा है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि आप लोगों को पता होगा, आज के टाइम पे अगर अपन बात कहें तो पहले से और आज के टाइम में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के टाइम पे ईंट तक लगाना, एक छोटी सी जो ईंट होती है ना, ब्लॉक होता है, उसको वहां पे रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उनको पता है कि फॉरेस्ट है तो हम हैं, हमारी वजह से फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जो रॉ मटेरियल वगैरह मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, फॉरेस्ट वगैरह की वजह से मिल रहा है। और इसके अलावा हम बात करें जो वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही है, वो कहाँ और किसकी वजह से कर रही है, वो कर रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉरेस्ट की वजह से ही कर रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो सबसे खास बात, हम अवेयरनेस कर सकते हैं, लोग बागों में जागरूकता जगा सकते हैं कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, इनको जितना हो सके उतना लगाना चाहिए, ताकि हम आगे तक बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे आने वाली जो स्पीसीज हैं इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सके। नेक्स्ट इसके अलावा मैं बात करूं, प्रमोट द सस्टेनेबल फार्मिंग एंड रिसोर्सेज यूज। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि इरिगेशन के मेथड की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है कि ड्रिप इरिगेशन भी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी मेथड है हमारे पास, और दोनों ही किफायती है, दोनों में ही हम लोगों को क्या हो रही है, बहुत ही फायदा होता है, वाटर का वेस्टेज कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ उसे स्प्रिंकलर मेथड लगा दिया या ड्रिप इरिगेशन कर दिया तो हमें जो है वाटर की तरफ देखना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसको टाइम टू टाइम उसका मेंटेन करना जरूरी होता है। क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड में तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सहूलियत होती है, लेकिन अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन के बारे में तो उसमें एक मेंटेनेंस वाली जो बात है, या क्योंकि पाइप का ब्लॉकेज होना, पाइप का ज़्यादा फूट जाना, तो इन तरीके से क्या हो सकता है कि हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है। जब फसलों को नुकसान हो रहा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे वाटर सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी। नेक्स्ट मैं इसके अलावा बात कर दूँ आप लोगों से, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इकोसिस्टम को हमारे उसको भी बचाना है। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज का जितना हो सके, जितना मिनिमम, या हम कह सकते हैं कि यार हाँ भाई मेरा काम यहाँ से वहाँ पे मैं बिना गाड़ी के जा सकता हूँ, तो वहाँ पे हमें इस तरीके से ही यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अननेसेसरी जो है यूज़ कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें क्या हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें एनसीईआरटी के बारे में, तो एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ है कि गंगा रिवर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कोल के बारे में, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं पेट्रोलियम के बारे में। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास में सीमित है, हमारे पास में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बचे हुए, हम लॉन्ग टाइम तक इनको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम इन
इनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम एक लंबे टाइम तक यूज कर सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आने वाले टाइम पे ये तय बात है कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें हमें क्या करना है, अरे भाई सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेशन, इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी। ऐसा नहीं कि नुकसान हो रहा है, गलियों में पानी बह रहा है, या कहीं भी किसी भी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है, किसी भी जगह पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इस तरीके से क्या करना है, वहां पे एक तरीके से अवेयरनेस जगानी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लिख लिया गया? पहले लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखो, बायोडाइवर्सिटी जो आज हम देखने वाले, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर हमारी अर्थ है तो इस अर्थ में पता नहीं कितने स्पीसीज हैं, ठीक है। और यही एक वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, यही एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स वही हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्शन, या हम बात करें अपलिफ्टमेंट एंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन इट एट इट्स देयर threshold level and derive sustainable benefits for the present and future generation। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, तो बायोडाइवर्सिटी सिंपल सी बात है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो हैबिटेट हो, चाहे वो अडेप्टेशन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कहने का मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट मिल रहा है, और यही डिफरेंट जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ, सस्टेनेबल। यही बायोडाइवर्सिटी जो होती है कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारे नेचर को बचा रही है, हमारे इकोसिस्टम को बचाने का काम कर रही है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो वर्ड है ये कहां से आया है, एक ग्रीक वर्ड है बेटा, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग है लाइफ और डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें, जिसके अंदर वो लाइफ जो है वो सरवाइव कर रही है, वो बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मेंटेन किए हुए है, दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो organism, plants, animal and their ecological habit and habitat which they occur is known as biodiversity। बात को समझिएगा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बारे में, मैं बात करूं आप लोगों से डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो ये बात हमें समझ में आ जाती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ही सही। हम लोगों ने जब फूड वेब और फूड चेन के बारे में समझा था, तो वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया था ये बात कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक भी ट्रॉफिक लेवल अगर बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, कहने का मतलब ये, अगर हम बात करें कार्निवोर्स को लेकर के या हम बात करें हर्बीवोर्स को लेकर के, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द डाइवर्सिटी कैन बी फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर, हैबिट, बिहेवियर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। In fact, we compare the organism present to different habitat region। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, पोलार बियर के बारे में अगर अपन बात करें, उसको ठंडी जगह पे रहने ही पसंद होता है। हम बात करें
कैमल के बारे में, तो कैमल को सिर्फ और सिर्फ गर्मी में ही रहना पसंद आता है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये चीज डाइवर्सिटी को तो बिलोंग करती है ना। एक ही समय है, एक ही टाइम पे एक को सर्दी में रहना है और एक को गर्मी में रहना है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर बारे में हम बात करें तो वो किसी भी टेम्परेचर में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। वायरस के बारे में हम जैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, लिविंग है ना डेड है, लेकिन फिर भी क्या है, वायरस है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में अगर अटैच हो जाएंगे तो एज अ लिविंग वर्क करते हैं। सिंपल सी बात, फटाफट से एज इट इज देखिए। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हो गया? हो गया क्या? चले आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? The genetic variation is found among the member of the same population is known as geographical separated population of the same species. सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर हम बात करें तो हम हमारे घर में देखें तो 4 मेंबर है, चारों मेंबर्स की कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट शक्ल। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं उसको हम किस में काउंट करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर काउंट करेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करें, द डाइवर्सिटी इंक्लूड द वुल रेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। देखिए एक ही जगह पे ऐसी बात तो नहीं है, हमें हम बात करें पिजन्स के बारे में, हम बात करें स्पेरो के बारे में, हम बात करें क्रो के बारे में, तो हम बात करें ह्यूमन बीइंग के बारे में, हम बात करें एनिमल्स के बारे में, हम बात करें काऊ के बारे में, हम बात करें बफेलो वगैरह के बारे में तो सॉरी, ये हमें कहीं ना कहीं स्पीसीज से रिलेटेड क्या बता रही है, डाइवर्सिटी के बारे में बता रही है। तो सिंपल सी बात है, जेनेटिक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो शक्ल एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही चीज में लिया गया है। लिविंग बीइंग्स में ह्यूमन बीइंग की हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिली। स्पीसीज की अगर अपन बात करें एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी का सिंपल सा मतलब ये हो गया, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम इज नोन एज कम्युनिटीज। सिंपल सी बात है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉरेस्ट आर द डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें फॉरेस्ट, तो क्या अमेजोन के जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, क्या आज तक उनको पता किया गया है? नहीं। आज भी बहुत सी जो वीडियोस वगैरह होती हैं, आप लोगों को पता होगा कि वहां पे इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वहां पे इतना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कि आज भी साइंटिस्ट जो है कुछ ना कुछ छानबीन में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ नए स्पीसीज की खोज में लगे हुए हैं, किसी नई नई चीज में डिस्कवरी में लगे हुए हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद में नाउ मैं आप लोगों से बात करता हूं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन मेथड, कि किस तरीके से इनको कंजर्व करना जरूरी है, किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स के जरिए हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। सबसे पहले हम बात करें इन सीटू के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम मेंटेन एंड प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो स्पीसीज वगैरह हैं, जो लिविंग बींग्स हैं या लिविंग और हम स्पीसीज के बारे में बात करें तो उनको इस तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इस तरीके से उनको हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि वो अपनी स्पीसीज को ग्रोथ कर सकें, अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी कर सके। सिंपल सी बात ये होगी। एक्स-टू की अगर अपन बात करें तो एक्स-टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व द ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज इन आर्टिफिशियली। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ स्पीसीज वगैरह हैं जो एंडेंजर्ड कंडीशंस में आ जाती है, कहने का मतलब विलुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं। तो उसको क्या किया जाता है, नर्सरी वगैरह के अंदर, जू वगैरह के अंदर, बोटेनिकल गार्डन वगैरह के अंदर क्या किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। कहने का मतलब वहां पे ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि उनको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। ये दो मेथड हैं जिनके जरिए क्या हो रहा है, जिनके जरिए हम बायोडाइवर्सिटी हम जो है लिविंग बींग्स को क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन सीटू एंड एक्स सीटू। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया क्या, चलें। लिख लिया क्या बेटा? चलिए, इन सीटू और एक्स सीटू आप ऑलरेडी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इन सीटू की अगर अपन बात करें कुछ सेवरल कंडीशन, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इन सीटू के अंदर क्या होता होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो एनवायरमेंट होगा, जो यहाँ की कंडीशंस होंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। किनको? एनिमल्स वगैरह। अब जब एनिमल्स को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, जब पूरा का पूरा इनको एनवायरनमेंट कैसा मिल, जब ह्यूमन बीइंग का किसी ना किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, इनकी ग्रोथ होनी संभव है। कहने का मतलब हम बात कर सकते हैं नेशनल पार्क के बारे में, हम बात कर सकते हैं सेंचुरीज वगैरह के बारे में, हम बात कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो गवर्नमेंट के अधीन में आते हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट की ही प्रोटेक्शन में आते हैं। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वहां पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट की अगर अपन बात करें तो सारे के सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो इनकी देखरेख में ही लगे होते हैं। जब इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, वहां पे वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे जो भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा एनिमल्स का ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंजर्व्ड साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन किया गया है, एक ही आदमी के लिए हो जाएगा, नहीं। सिंपल सी बात है, वहां पे वाइल्ड लाइफ के लिए एक तरीके से हमने नेचुरल हैबिटेट तैयार किया है। Since the organisms are the natural ecosystem, they can evolve better and easily adjust the different environment conditions. क्लियर है? लिख लिया?
तो यहाँ पे हम लोगों ने इन situ और ex situ के बारे में समझ लिया है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर नेशनल पार्क्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में भी समझेंगे और वाटर के बारे में हमारा जो है आज का टॉपिक शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा। डैम वगैरह हमारे लिए किस तरीके से यूज हो रहे हैं, और डैम बनाने से पहले ऐसा नहीं है कि डैम किसी अननेसेसरी या फिर हमने बिना कारण ही बना दिया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। डैम बनाने में ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, बहुत कुछ नुकसान होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान होता है, लेकिन उसके जो फायदे होते हैं वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। किसी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, आप मुझे कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये देखेंगे कि नेशनल पार्क्स के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, या हम बात करें जो बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह हैं, इनके अंदर किस तरीके से स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर हम हमारे टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे पास में है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, और वाटर रिसोर्सेज का यूज किस किस जगह पे हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।